हाँ भाई, राधे राधे। आइए आज हम आगे चलते हैं। कल जो पार्ट हमने डिस्कस किया था उस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर का और सेकंड सेमेस्टर का जो हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल जो हमने लास्ट छोड़ा था वेक्टर फील्ड का डेफिनेशन देख लिया था, स्केलर के बारे में चर्चा की थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम यहां जो चर्चा करेंगे वो करेंगे वेक्टर फील्ड के लिए उसका फील्ड ज्ञात करना, क्षेत्र ज्ञात करना एंड अपकलज संकारक, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, इनकी चर्चा करें। ठीक है भैया, इन पर बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमने देखा था कल सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, वेक्टर फील्ड। इसकी डेफिनेशन क्या थी? यदि सदिश राशि का मान, यदि सदिश राशि का मान, कल पढ़ ली थी हमने, यदि सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करे, प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करे तो क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? सदिश क्षेत्र कहलाता है। जैसे माना कि कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है जो कि बिंदु P x, y, z पर निर्भर करता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू, ए किसका फंक्शन हो जाएगा? x, y, z, तीनों का क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। बोलो भैया, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए, आगे चलें। अब देखिए, जैसे हमें उसको हमने आदेश क्षेत्र को व्यक्त किया था, डिनोट किया था किसके द्वारा? पृष्ठों के द्वारा, सरफेसेज के द्वारा। ऐसे ही सदिश क्षेत्र को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? यहां पर उसका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं सदिश क्षेत्र का? भैया, सदिश क्षेत्र को दर्शाया जाता है रेखाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लेंस के द्वारा। काल्पनिक रेखाएं होती है। बताया समझ? तो सदिश क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक पॉइंट लिख दीजिए। सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण, सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण रेखाओं के द्वारा किया जाता है। रेखाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है भैया, किसके द्वारा किया जाता है? रेखाओं के द्वारा, लेंस के द्वारा। और ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींच दें, टेंजेंट खींच दें क्षेत्र में जिसको दर्शा रहे हैं, उसके यदि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो उस सदिश क्षेत्र की दिशा को बताएगी वो खींची गई स्पर्श रेखा। बताया समझ में? वो क्या दिखाएगी? स्पर्श रेखा को। इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस सदिश
क्षेत्र की दिशा को बताती है, व्यक्त करती है। बोलो बात आया समझ में? जैसे समझिए, माना कि ये x, ये y, ये P बिंदु, ये Q बिंदु, इस के द्वारा हम सदिश क्षेत्र को दर्शा रहे हैं, PQ रेखा के द्वारा। अब इसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें, ये स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा किस चीज को दर्शाएगी? खींची गई स्पर्श रेखा किस चीज को दर्शाएगी? सदिश क्षेत्र की दिशा को। ये खींचती एक, ये वाली, ये स्पर्श रेखा किसको दर्शाएगी? बोलो, सदिश क्षेत्र की दिशा। बात आया समझ में? जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं, जैसे ये हैं ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके किसी बिंदु पर हम क्या खींच दें? स्पर्श रेखा। जैसे किसी बिंदु पर, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? इधर। इस वाले पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? इधर। अरे बोलो, बात आया समझ में? तो इन क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस क्षेत्र की दिशा को बताती है, उस फील्ड की किसको बताती है? डायरेक्शन को बताती है। बोलो बात आया क्या समझ में भैया? क्लियर? सबके आ रहा है बराबर समझ में? अरे बोलो। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अब नहीं होगा, ऐसे बता दिया करो। अब तो दिख रहा है ना सबको? हाँ, अब नहीं होगा, ठीक है। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो अदिश क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? अदिश क्षेत्र को दर्शाया जाता है सतहों के द्वारा, पृष्ठों के द्वारा। और सदिश क्षेत्र को किसके द्वारा दर्शाया जाता है भैया? क्षेत्र और रेखाओं के द्वारा, लेंस के द्वारा। और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में जो ये रेखा खींचते हैं, इनको कहते हैं बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखाओं को, में खींची गई रेखाओं को बल रेखा कहते हैं, बल रेखाएं कहते हैं। बोलो बात आया समझ में? चलें आगे, देखिए नेक्स्ट। यहां पर बात आता है किसी क्षेत्र के फ्लक्स की मात्रा। कोई क्षेत्र है, ये P, ये Q, इसके किसी बिंदु की बात करते हैं P की, इसके किसी बिंदु की बात कर लिए। ये तो ये जो जा रहा है इसे ऊपर की तरफ, ये इसका हो गया एरिया वेक्टर, dA, स्मॉल d, ठीक है। ये PQ क्षेत्र रेखा है। क्या है? PQ क्षेत्र रेखा, कोई सदिश। तो इसके इस बिंदु पर, इस वाले पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा किस चीज को बताएगी? किसको बताएगी? माना वो क्षेत्र हमने ले लिया A, तो A क्या है? सदिश क्षेत्र। ये क्या भैया? सदिश क्षेत्र। और ये क्या है? DA वेक्टर। DA वेक्टर क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश। DA वेक्टर एरिया एलिमेंट, और A वेक्टर क्या है? वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र। बोलो आया बात समझ में? अब इसके लिए चर्चा करते हैं कि इस प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को किसी सदिश क्षेत्र के, सदिश क्षेत्र के लिए बात कर रहे हैं, तो सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर
सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस सदिश क्षेत्र का परिमाण कहते हैं, उस वेक्टर फील्ड का मैग्नीट्यूड कहते हैं, या फिर फ्लक्स कहते हैं। बात आया? या तो क्या कहते हैं, उस सदिश क्षेत्र का मैग्नीट्यूड। जैसे इसको मैं लिखूं मैथ में तो क्या बनेगा, सदिश क्षेत्र हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, इसका परिमाण प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या डी फाई अपॉन डी ए। बोलो बात आया समझ में? डी फाई क्या है, गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द एरिया इज द डी फाई, एंड डी ए क्या है, एरिया एलिमेंट, क्षेत्रफल अल्पांश। बोलो बात आया क्या समझ में भैया? अरे बताओ तो सही। तो ये किस चीज को, अबे डेफिनेशन बन गया या नहीं? बोलो, किसी भी सदिश क्षेत्र का परिमाण क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है, उस क्षेत्र सदिश राशि का परिमाण कहलाता है, सदिश क्षेत्र का मैग्नीट्यूड कहलाता है। बोलो बात आया समझ में? तो हमने मान लिया कि डी फाई गुजर रही है कितने से, डी एरिया से, माना ए वेक्टर सदिश क्षेत्र के डीए क्षेत्रफल अल्पांश, डीए क्षेत्रफल अल्पांश से क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं, से लंबवत परपेंडिकुलर क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। देन तब देखिए यही ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए। समीकरण एक, कोई दिक्कत है यहां तक भैया? बोलो नहीं हो? चले आगे। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ए वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर, एरिया अल्पांश डी स्मॉल ए है और ए वेक्टर इधर है। मुझे ये सदिश चाहिए तो मैं इसकी दिशा से गुना कर दूं इसको, इसकी दिशा मैंने मान ली एन कैप, क्या कंसीडर कर ली, एन कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन डी ए एन कैप, जहां एन कैप क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, जो कि यहां ए वेक्टर की दिशा में है, जो कि यहां ए वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। क्लियर? देन ये ए वेक्टर की दिशा में, तो ये क्या बन जाएगा इधर वाला ए वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, डी फाई अपॉन डी स्मॉल ए एन कैप। समीकरण 2, समीकरण 2 को
एकांक सदिश एन कैप से क्या कर दें हम, दोनों साइड गुना कर दें। यहां लिख दोगे, हिंदी में लिख दीजिए, दोनों तरफ एकांक सदिश एन कैप का अदिश गुणनफल करने पर बाय द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप बोथ साइड, दोनों तरफ एकांक सदिश एन कैप का, दोनों तरफ एकांक सदिश एन कैप का अदिश गुणनफल करने पर तो क्या बन जाएगा, इधर करेंगे तो ए वेक्टर डॉट एन कैप, इधर क्या बन जाएगा डी फाई अपॉन डी ए एन कैप डॉट एन कैप। बोलो, तो ये तो कहां है, कौन सी दिशा में, ए वेक्टर की दिशा में, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कितना cos 0 और एन कैप डॉट एन कैप करेंगे कितना आता 1, तो ये क्या बन जाएगा डी फाई अपॉन डी ए cos 0 1, एन कैप का एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है 1, तो 1 इंटू 1, तो इधर से क्या आएगा केवल हमारे पास, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां से ए वेक्टर, अरे बोलो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए, अरे बोलो कोई दिक्कत है, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, डी फाई इक्वल टू ए वेक्टर ए इंटू डी ए, क्या आ गया, ये समीकरण आ गया तृतीय, ये क्या आ गया समीकरण, डी फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट, हमारे पास ये यहां से आ गया डी फाई इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू डी ए, ये डी ए इधर जाके गुना हो जाएगा, या एन कैप डॉट एन कैप किए तो कितना बन गया 1, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले गए। अब यहां से देखिएगा इन दोनों के बीच में एंगल 0, एक तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड कहां आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया डी फाई का ए इंटू डी ए, समीकरण 3, और देखिए इसी को पैटर्न को यहां से एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं क्या, एन कैप डॉट एन कैप कितना 1, क्या बनेगा ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए, दूसरा मेथड, ये तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब वेक्टर फॉर्म कैसे लाते हैं, तो इसको देखिए इधर क्या बचेगा केवल डी फाई अपॉन डी ए बराबर ए वेक्टर डॉट एन कैप, क्लियर, तो इसको देखिए इधर लिखता हूं, और डी फाई अपॉन डी ए इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप, यहां तक कोई दिक्कत है। अब देखिए इस डी ए को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो डी फाई बराबर वेक्टर फॉर्म के लिए हम चर्चा कर रहे हैं ए वेक्टर एन कैप और ये क्या बन जाएगा डी ए, डी फाई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये एन कैप और डी ए एक सदिश अदिश, तो कैसी राशि बन जाएगी ये सदिश, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर नहीं हो जाएगा क्या, बोलो, अरे बोलो भैया कोई दिक्कत है। अब देखिए ये डी फाई अपॉन डी ए, ये आगे समीकरण हमारा चतुर्थ, देखो यही तो है, ए का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड क्या है डी फाई, ये क्या है समीकरण 3 किसको व्यक्त करता है, फ्लक्स के परिमाण को, और समीकरण 4 किस वेक्टर फॉर्म से आ रहा परिमाण, आ रहा है बात समझ में, समीकरण 4 किससे आ रहा है वेक्टर फॉर्म से, ए वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों के अदिश गुणन, बात आया समझ में, तो डी फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहां ध्यान से सुनिए, डी फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आ गया। यदि हमें फाई चाहिए दोनों तरफ क्या कर देंगे समाकलन, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और एस, ये क्या आ जाएगा समीकरण 5, फाई इक्वल टू कितना आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और एस, एस यानी सरफेस यानी पृष्ठ यानी सतह का समाकलन करेंगे, आया बात समझ, किसका करेंगे सतह का समाकलन करेंगे, क्षेत्रफल का समाकलन।
अब यहां ये समीकरण आया पंचम। यदि देखो यहां ए वेक्टर की जगह, ए वेक्टर क्या है, कोई भी सदिश क्षेत्र, ए वेक्टर है क्या, कोई भी सदिश क्षेत्र। तो यदि ए वेक्टर की जगह हम क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र, ए वेक्टर की जगह हम क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या बनेगा, इधर फाई क्या आएगा, केस फर्स्ट, यदि ए वेक्टर इक्वल टू हो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर हो, तो फाई क्या बन जाएगा, फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। बोलो बात आया समझ में। तो ये कौन सा फाई होगा, विद्युत फ्लक्स, ये कौन सा होगा, विद्युत फ्लक्स। इसी प्रकार केस 2, यदि ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी वेक्टर, बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, तो ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स बन जाएगा, देखो फाई बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और सरफेस इंटीग्रल। बोलो बात आया क्या समझ में, किसी को कोई दिक्कत है, अरे बोलो भैया, किसी को कोई तकलीफ थोड़ी है, बताओ, सबके समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आगे चलते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जल्दी से देखिएगा इस चीज को। हमने क्या किया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। आया बात समझ में, इसको हिंदी में लिखा दूंगा। और ए वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए, हमने क्या किया, एन कैप का दोनों साइड गुना कर दिया, यहां से एन कैप गुना कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अदिश राशि और सदिश, सदिश बन जाएगा डी फाई अपॉन डी ए एन कैप। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहाँ केस 2 आते हैं, इसके बाद 2 केस, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, यहाँ एन कैप से अदिश गुणनफल कर दिया। तो ये तो देखो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एन कैप का, तो ये तो कितना आ जाएगा 1 डी फाई, यानी डी फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का गुणनफल, या सदिश रूप में देखें इन दोनों को सदिश रूप में, तो क्या करेंगे इसको, ये देखिए क्या किया, डी फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, कहां से, यहां से लिखें, डी फाई इक्वल टू, यहां से डी फाई बचेगा, ये डी ए को इधर जाके गुना कर दिए एन कैप से, डी ए को क्या कर दिए, इधर जाके गुना कर दिए, तो डी ए को एन कैप, कहां गया हमारा हीरा, ये तो परिमाण को, ये तो परिमाण वाला हीरा, डी फाई अपॉन डी ए वेक्टर डॉट एन कैप, डी फाई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए, डी फाई एन वेक्टर ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए, अदिश राशि और सदिश राशि दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, सदिश, डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फाई दोनों तरफ समाकलन कर दिया, क्या कर दिया, समाकलन करने पर फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आगे बात समझ में, किसी को यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलते, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये पूरा हो गया पेज। हाँ, आगे देखिएगा, जो मैं बात समझा रहा हूं, अब क्वेश्चन जो आएंगे वो यहां से आएंगे, अब जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक तो इनकी परिभाषा थी, छोटा क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाला, छोटा आएगा, जिनके ईयरली एग्जाम है उनके छोटा आएगा 1 नंबर आया बात समझ में। अब क्वेश्चन बनेंगे, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखिएगा, हमारे पास आता है नेक्स्ट हेडिंग, और वो आता है भैया अपकलज संकारक, अपकलज संकारक, ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल। देखिए, ये ऐसा संकारक जिसमें अपकलज के पद उपस्थित होते हैं, अपकलज संकारक कहलाता है। ऐसा संकारक जिसमें अपकलज के पद उपस्थित होते हैं, कोमा, अपकलज संकारक कहलाता है। क्लियर। अब यहां अपकलज संकारक में 2 आते हैं, इससे पहले आते हैं आंशिक अपकलज और संपूर्ण टोटल पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए, एक बार आंशिक अपकलज के बारे में जस्ट थोड़ी चर्चा कर देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है भैया। जैसे माना कोई एक राशि है, कोई फलन है फाई, किस किस पर निर्भर कर रहा है, स्वतंत्र चरों x, y,
जेड पर। ठीक है, फाई किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक्स वाई और जेड पर। इसको समझ लीजिएगा आंशिक अवकलज कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम काम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष माना फाई में परिवर्तन है डेल्टा फाई एंड x में परिवर्तन है डेल्टा x। तो अब आंशिक अवकलज की जब बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, आंशिक अवकलज की, पार्शियल की, तो उसमें जिस चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसी के सापेक्ष उसी के गुना वाली राशियों का अवकलन किया जाता है। बाकी को क्या माना जाता है, नियत माना जाता है। बाकी को क्या माना जाता है, नियत माना जाता है। जैसे x के सापेक्ष करूंगा तो जो इसमें x है उन्हीं का अवकलन होगा, y और z को नियत मानकर छोड़ना पड़ेगा। आगे बात समझ में, ये आंशिक अवकलज की कहानी होती है। क्लियर? जैसे देखो मैं लिखूं डेल फाई अपॉन डेल x, इसको मैं क्या लिखूंगा, x के सापेक्ष फाई में परिवर्तन की दर, कौन सी, आंशिक अवकलन। ठीक है, तो अब इसके लिए जैसे मैं इसको बनाऊं तो ऐसे दे रखा माना कि 2x बाई जेड, ऐसे दे दिया फाई का मान, तो डेल अपॉन डेल x लिखूंगा। तो देखो यहां से क्या होगा, x वाला टर्म रह जाएगा और y और z नियत मान के कहां आ जाएंगे, अवकलन से बाहर। तो y इंटू जेड कहां, बाहर, और ये क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, कितना, डेल अपॉन डेल x, कितना, 2x बाई जेड, x का x के सापेक्ष अवकलन 2, डेल फाई अपॉन डेल x, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, डेल फाई अपॉन डेल x इक्वल टू 2 बाई जेड। बाई और जेड का यहाँ अवकलन 0 नहीं होगा, उनको क्या मान दिया, नियत मान के क्या कर दिया, छोड़ दिया। बात आया समझ में? चलें आगे। तो इसी तरीके से अवकलज संकारक आता है हमारे पास, क्या आता है, अवकलज संकारक। इसको मैं मिटा दूं, यदि नोट कर लिया हो तो जल्दी से बताओ। ठीक है, इरेज कर देते हैं, देखिएगा। आइए, अवकलज संकारक कितने प्रकार के होते हैं, 3। हम लिखते हैं डेल, किससे व्यक्त करते हैं इसे, डेल से। ये क्या है, डेल, डेल इक्वल टू हम लिखते हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब क्वेश्चन आएंगे, या तो कर्ल का आएगा, डाइवर्जेंस का आएगा, ग्रेडियंट का आएगा, इनकी थ्योरम आएगी। अभी तक क्वेश्चन बनने की बहुत कम संभावना, अब ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना, डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो देखिए ये अवकलज संकारक के प्रकार कितने होते हैं, 3। कितने प्रकार होते हैं, 3। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। इस ग्रेडियंट को हिंदी में कहते हैं अदिश प्रवणता, इस डाइवर्जेंस को कहते हैं डाइवर्जेंस, और इसको कहते हैं कर्ल। ठीक है भाई, ये है। इसको दर्शाते कैसे हैं, ग्रेडियंट को केवल डेल लिख के छोड़ देते हैं, ग्रेडियंट के लिए क्या लिख देते हैं, डेल लिख देते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस के लिए डेल डॉट, डेल डॉट, और कर्ल के लिए डेल क्रॉस। आगे बात समझ में? अदिश प्रवणता के लिए, ग्रेडियंट के लिए क्या लिखते हैं, केवल डेल, डाइवर्जेंस के लिए क्या लिखते हैं, डेल डॉट, और कर्ल के लिए क्या लिखते हैं, डेल क्रॉस। आगे बात समझ में? अब ये देखो, ये केवल डेल है, तो अदिश प्रवणता हमेशा कैसी राशियों की ज्ञात की जाती है, अदिश राशियों की ज्ञात की जाती है। ये कुछ पॉइंट है जो अभी समझ लो, फिर वापस से दोबारा इनको तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी इन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक बार समझ डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और इन तीनों को बहुत डीपली पढ़ेंगे। आया बात समझ में? अदिश राशियों का ग्रेडियंट ज्ञात किया जाता है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं, ग्रेड, ग्रेडियंट ज्ञात किया जाता है।
ठीक है। डाइवर्जेंस कैसी राशियों का ज्ञात किया, डाइवर्जेंस तथा कर्ल दोनों सदिश राशियों के ज्ञात होते हैं, सदिश राशियों के ज्ञात होते हैं, ठीक है। ये देखो डेल में, डेल कैसी राशि है, आई के पारा, जे के पारा, के पारा है, तो डेल खुद कैसी राशि है, सदिश राशि। अदिश प्रवणता कैसी राशि है, सदिश, नाम इसका अदिश प्रवणता है, लेकिन राशि कैसी है, सदिश। आया बात समझ में। ये कैसे फलनों की ज्ञात की जाती है, अदिश फलनों की ज्ञात की जाती है। ग्रेडियंट कैसे फलनों का ज्ञात किया जाता है, अदिश फलनों का। लेकिन ग्रेडियंट प्राप्त होने के बाद, अदिश प्रवणता प्राप्त होने के बाद राशि कैसी बन जाती है, वेक्टर, क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप है। डॉट ए डॉट बी कैसी राशि मिलती थी डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद, अदिश राशि। कैसी राशि मिलती थी ए डॉट निकालने के बाद, अदिश राशि। तो इसीलिए डाइवर्जेंस के बाद राशि कैसी मिलती है, अदिश। आया बात समझ में। एंड कर्ल यानी क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, कैसी राशियों का निकालते थे, सदिश राशियों का। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद राशि कैसी मिलती थी हमें, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि मिलती थी। तो कर्ल के बाद राशि कैसी मिलेगी हमें, सदिश। कर्ल के बाद राशि कैसी मिलेगी, सदिश। डाइवर्जेंस के बाद राशि कैसी मिलेगी, अदिश। और ग्रेडियंट के बाद राशि कैसी मिलेगी, बोलो, सदिश। क्लियर। तो यहां मैं पॉइंट बना के लिख देता हूं, अदिश प्रवणता के बाद फलन सदिश प्राप्त होते हैं, सदिश प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, डाइवर्जेंस के लिए बात करें। डाइवर्जेंस ज्ञात करने के बाद फलन अदिश प्राप्त होते हैं। जैसा डॉट वैसा अदिश, जैसा ही डाइवर्जेंस, अदिश प्राप्त होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट कौन सा है, कर्ल ज्ञात करने के बाद, कर्ल ज्ञात करने के बाद फलन सदिश प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, वेक्टर। दिख तो रहा है ना सबको, हाँ जी, हाँ, बरोबर बरोबर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कैसे इनका यूज करते हैं, कैसे इनकी कहानी होती है। आगे बात समझ में, इनके कुछ पॉइंट आते हैं, वो चर्चा करेंगे। तो जैसे देखो, हमारे पास माना कि मेरे पास कोई फलन है, b इक्वल टू b इक्वल टू 2x² y, ठीक है। ये है b, क्या है, पोटेंशियल विभव। तो मुझे इसका ज्ञात करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ज्ञात करो। सवाल ये है कैसे ज्ञात करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। हम जानते हैं कि आंसर में क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि ग्रेडियंट की परिभाषा से, अदिश प्रवणता की परिभाषा से, डेल इक्वल टू क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। देन हमें क्या ज्ञात क्या करना है, या इस क्वेश्चन के अनुसार हमें ज्ञात क्या करना है, डेल बी। क्या ज्ञात करना है, डेल बी। प्रश्नानुसार डेल बी इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और बाहर से किसको ऑपरेट कर देंगे, बी को। बी को इधर लाए तो डेल बी इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स बी प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई बी प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड बी। अब
देखिएगा जरा ध्यान से, ये कैसा अवकलन है? पार्शियल, आंशिक अवकलन। तो x वाला केवल x वाले पद का करेगा, y वाला केवल y का, और z वाला z का। आ गया बात समझ में? देखिए आई कैप डेल बी अपॉन डेल एक्स लिखो, डेल अपॉन डेल एक्स, बी का वैल्यू लिखो 2x² बाई प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई। यहां सीख लो, फिर आगे इतना लंबा सॉल्व नहीं करेंगे। के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अब देखिए ये केवल किसका अवकलन करेगा? x का। ये केवल किसका? y का। और ये किसका? z का। z है नहीं तो इसका तो कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि नियत है, नियत का अवकलन कितना हो जाता है? 0। इसका कितना होगा? 4xy इंटू आई कैप। तो डेल v इक्वल टू 4xy आई कैप प्लस 2x² कहां जाएगा बाहर? y का y के सापेक्ष 1, तो कितना आ जाएगा? 2x² जे कैप। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर? बोलो बात आया समझ में? क्लियर? चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमने ग्रेडियंट ज्ञात किया, अब क्या ज्ञात करना है? जैसे कोई डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? डाइवर्जेंस ज्ञात करना है। देखिए डाइवर्जेंस कैसे ज्ञात करते हैं, ये नोट कर लो, दिख रहा है ना सबको? जल्दी से नोट करो इसको। हाँ सबको बराबर दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको। आओ अगला क्या ज्ञात करते हैं हम? डाइवर्जेंस ज्ञात करना। इनमें से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड, एक क्वेश्चन आता है इनकी थ्योरम पर आता है, वो भी पढ़ेंगे। लेट ए वेक्टर इक्वल टू 2xi कैप 3yj कैप माइनस 4z कैप। ज्ञात क्या करना है? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल डॉट ए वेक्टर। अवकलज संकारक सदिश राशि होती है, इस पर वेक्टर नहीं लगाते, कई ज्ञानी पुरुष लगा देते, नहीं लगाया जाता। आगे बात समझ में? तो डेल डॉट ए वेक्टर, इसका भी मतलब क्या है? डाइवर्जेंस ए वेक्टर। आगे बात समझ में? देखिए हम जानते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन? हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट डेल क्या होता है? डेल इक्वल टू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। एंड ए वेक्टर उसने दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेल डॉट ए अच्छे से सीख लीजिए, इनको बहुत यूज आएगा ये। इधर बीच में किसका चिन्ह लगा देंगे? डॉट का। ए वेक्टर का वैल्यू बोलिए 2xi कैप प्लस 3yj कैप माइनस 4z के कैप, ठीक है। डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू, अब देखो ये जैसे डॉट प्रोडक्ट होता, आई कैप का आई कैप करते थे, एक जे कैप का जे कैप के साथ एक, के कैप का के कैप के साथ एक, बाकी सबके साथ एक दूसरे के आ जाते थे 0। अरे ऐसे किए या नहीं बोलो? अरे भैया आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इक्वल टू कितना आता था? इन सब का वैल्यू 1। और इनके अलावा जो कुछ भी करते थे, आई कैप डॉट के बराबर आई कैप डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर क्या आ जाता? 0 आता था। तो केवल जो समान वाले हैं उनको करेंगे, तो देखो क्या बनेगा? आई का आई के साथ किया तो कितना? 2x, पीछे से ऑपरेट होगा, आगे नहीं। डेल अपॉन डेल एक्स, इधर क्या आएगा? 2x चिन्ह प्लस डेल अपॉन डेल वाई, वाई वाले का कितना है? 3y चिन्ह, इसको इससे करेंगे माइनस आ जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड कितना? 4z। क्लियर? इसका अवकलन कर लो। 2x का अवकलन कितना हो जाएगा? x के सापेक्ष 2, और क्या गुना चल रहा है? गया, गुना जो था वो तो गया। राशि कैसी प्राप्त होगी? अदिश डेल डॉट ए वेक्टर 2 प्लस 3 माइनस 4 कितना आया? 1। तो राशि कैसी आई है? अदिश
बोलो बात आया समझ में? स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हुई है कब? जब डाइवर्जेंस ज्ञात कर दिया। बोलो चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे ही कर्ल, कर्ल में क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट किया, कर्ल में क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सदिश फलनों का कर्ल ज्ञात करना। सदिश फलनों का कर्ल ज्ञात करना। देखिए माना कोई एक वेक्टर ए वेक्टर ले लेंगे और उससे ही उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए जैसे आर वेक्टर ले लो, आर वेक्टर ले लो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये ले लिया। तो अब ज्ञात क्या करना है? कर्ल ऑफ आर वेक्टर डेल क्रॉस आर। कर्ल को ऐसे भी दर्शाते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में कर्ल आर वेक्टर या डेल क्रॉस आर वेक्टर, ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये ज्ञात करना है तो हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? सिंस वी नो दैट डेल का वैल्यू जानते हैं। अब बार बार लिखूं क्या? बोलो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। आर वेक्टर है तो उन दोनों को प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। बीच में चिन्ह किसका? क्रॉस का। अब देखो ध्यान से देखो, सुकून आएगा। आई कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब भैया ऐसे करेंगे तो इसके 9 कंपोनेंट बनेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हमने सदिशों का सदिश गुणनफल किया था किससे? मैट्रिक और डिटर्मिनेंट फॉर्म से। किससे किया? डिटर्मिनेंट फॉर्म से। तो क्या लिख देंगे? डेल क्रॉस आर बराबर, देखो कैसे, आई कैप जे कैप के कैप। हाँ, और इधर बोलो पहले कौन है? डेल, डेल के कौन है गुना? डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। इस तरह बोलो एक्स वाई जेड। बोलो बात आया समझ में? अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखो, आई कैप जिसके लिए कर रहे हैं उसको छुपा लेंगे। तो देखो आई कैप को सॉल्व कर रहे हैं, आई कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे? इन दोनों को गुना कर लेंगे क्रॉस। तो क्या लिखेंगे? डेल अपॉन डेल वाई इंटू जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड इंटू वाई। बोलो माइनस के जे कैप। अब जे कैप की कहानी हो गई, तो देखो अब जे कैप के लिए क्या करेंगे? जे कैप वाले को छुपा लेंगे और बाकी को गुना कर देंगे, इसको इससे इसको इससे। तो देखो क्या बनेगा? डेल अपॉन डेल एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस के कैप। के कैप के लिए क्या करेंगे? इसको छुपा लेंगे। हाँ देखो, तो क्या करेंगे? इस वाले को गुना करेंगे बाई से और इसको एक्स से। तो क्या लिखेंगे? डेल अपॉन डेल एक्स बाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स। देखो आंशिक अवकलज है तो एक्स वाई जेड कैसे हो जाएंगे? नियत, और एक दूसरे के सापेक्ष नियत का अवकलन क्या होता है भैया? 0 0 0 0 0 0। अरे बोलो बात आई समझ में? तो इसका वैल्यू कितना आ गया भैया? ध्यान से देखो कितना आ गया इसका आंसर। अरे बताओ तो, 0। तो कर्ल ऑफ आर वेक्टर कितना आ गया? 0। ये न्यूमेरिकल भी है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। बोलो बात आई क्या समझ में? अरे बताओ तो सही, बात आई क्या समझ में? इस तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं? कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। आया बात समझ में? बोलो क्लियर? और क्वेश्चन करा दें? अच्छा करा भैया, कराते हैं। चलो तुमने कहा है तो क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे। हाँ
क्वेश्चन तो कराएंगे जब तुम कह रहे हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट तुम्हारा ही न्यूमेरिकल है। देखिए यदि क्वेश्चन है, यदि फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो बिंदु 1, 2, 3 पर ग्रेड फाई ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका आंसर? ग्रेड फाई निकालेंगे और उसमें बिंदु को रख देंगे। तो देखो पहले ग्रेड फाई इक्वल टू, अब तो हम ऐसे लिख दें, क्या होगा ग्रेड फाई? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। हाँ, इधर से क्या फाई, तो ये क्या आ जाएगा? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। इनके वैल्यू पुट कर दें, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। यहां देखो क्या बनेगा, फाई का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखो वही बात, केवल एक किसका अवकलन करेंगे बताओ? ये किसका करेगा? एक्स वाले का, बाकी इन दोनों का नियत मानेगा। ये किसका करेगा? केवल वाई वाले का, बाकी दोनों को नियत। ये किसका करेगा? जेड का, बाकी को क्या मानेगा? नियत। बोलो बात आया समझ में? चलें आगे। तो इन दोनों को एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष 2x और इन दोनों का कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से कितना आएगा? डेल फाई इक्वल टू 2x आई कैप। यहां से कितना आएगा? वाई स्क्वायर का वाई के सापेक्ष 2y और बाकी दोनों का 0, 2y जे कैप प्लस ऐसे ही यहां से कितना आएगा? 2z के कैप। अब उसने पूछा, ये तो क्या आ गया? ग्रेडियंट। ये तो क्या आ गया? ग्रेडियंट। अब किस बिंदु पर पूछा? 1, 2, 3 पर। बिंदु 1, 2, 3 पर ग्रेड फाई। तो देखो ग्रेड फाई, जहां जहां 1, 2, 3 एक्स वाई जेड है उनकी जगह मान रख दो। 2 एक्स की जगह 1 आई कैप प्लस 2 वाई की जगह 2 जे कैप प्लस 2, 3 के कैप। कितना आ जाएगा आंसर? 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये क्या आ जाएगा? डेल फाई। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। कैसी राशि आई है बोलो? सदिश। अदिश प्रवणता ज्ञात करने के बाद राशि कैसी आती है? सदिश। बार बार प्रूफ हो रही है यानी बोलो। ऐसे ही सदिश उस पर डाइवर्जेंस पर और कर्ल पर हम सवाल करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आता है और कल वाले लेक्चर में नेक्स्ट एपिसोड में जो पढ़ेंगे श्योर डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, थ्योरम करवाएंगे, फिर मैं सिद्ध करवाएंगे। आया बात समझ में? डाइवर्जेंस कर्ल निकलवाएंगे, कर्ल डाइवर्जेंस निकलवाएंगे, है डेफिनेट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है भाई, तो तुमको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो तुम्हारे सहपाठी हैं, उन तक ये पहुंचाओ ताकि वो भी पढ़ सके तुम्हारे साथ, है ना। इतना सा तो मेहनत तुम कर ही सकते हो सब बच्चे। ठीक है, किसी को यदि कोई दिक्कत है हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चंस तुम्हें भेज देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पूरा डाटा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। किसी कोई दिक्कत है कमेंट करके बता देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पर तुम जुड़ सकते हो। ठीक है, और जो कहते हैं ना वो ऐसे ऐसे कर लेना, वो सब कर लेना। ठीक है भाई, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।